बिजनेस लॉ हम जो आपकी पढ़ रहे हैं उसमें हमने कल बेलमेंट कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ रहा है वो आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जिसको डेफिनेशन ऑफ एजेंसी लिखा है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी दो पर्सन के बीच में ही होता है, ऐसा लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टू पर्सन। ठीक है जी, कौन कौन से होंगे? प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक प्रिंसिपल पर्सन होता है जिसका बिजनेस होता है, एक एजेंट होता है जो आप जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। कई बार प्रिंसिपल, हमें पता है कि प्रिंसिपल सारे काम खुद नहीं कंप्लीट कर सकता, वो अपने बिहाफ पे वन पर्सन को हायर भी कर लेते हैं। कई बार हम बोल सकते हैं कि बीच में जैसे कि अंडरराइटर हो गया या उनकी जगह पे काम करने वाला कोई पर्सन हो गया। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में वैसे तो दो ही पर्सन होते हैं, तीसरा पर्सन भी ऐड हो जाता है, लेकिन उसको प्रिंसिपल ही हायर करता है। जब प्रिंसिपल को लगता है कि मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता, मेरे जो प्लान है वो बंदा आप थर्ड पार्टी के साथ खुद डील करेगा। मतलब कई बार प्रिंसिपल आपके साथ डीलिंग कर तो अच्छी बात है, ये डीलिंग नहीं कर रहा तो ये भी आपके साथ डीलिंग कर सकते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोला जाता है। एग्जाम्पल आप इंश्योरेंस की ले लो। इंश्योरेंस कंपनी कौन है? LIC। LIC क्या हो गया? प्रिंसिपल। लेकिन LIC आपके घर घर नहीं आती, ये लोग क्या करते हैं? आगे एग्जीक्यूटिव हायर करते हैं। जब कंपनी ने एग्जीक्यूटिव हायर कर लिया तो एग्जीक्यूटिव क्या बन जाते हैं? प्रिंसिपल। समझ गए? LIC प्रिंसिपल है, लेकिन ये अपना काम खुद नहीं कंप्लीट कर ली, इसने आगे किसी एग्जीक्यूटिव पर्सन को हायर कर लिया तो वो प्रिंसिपल बन जाते हैं। यही प्रिंसिपल फिर आपके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप एजेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप थर्ड पर्सन माने जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है जी, जो एजेंट होगा वो थर्ड पर्सन माना जाता है। अगर कंपनी डायरेक्ट आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कंपनी ने किसी बंदे को हायर करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपके साथ तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग इंश्योरेंस की एग्जांपल दे सकते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ऐसे ही होते हैं कि कंपनी का कोई ना कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हमारे पास आते हैं जो हमें प्लान समझाते हैं और हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसके साथ होता है? कंपनी के साथ होता है। जो मेन पर्सन होता है, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं मेन प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर एसोसिएट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें एग्जांपल लिखनी पड़े तो कौन सी लिखेंगे? आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई LIC पॉलिसी करवाई है, LIC पॉलिसी हमने कंपनी के एग्जीक्यूटिव से की, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो डायरेक्ट कंपनी LIC के साथ ही हुआ है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जब भी आपका कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई ये एग्जीक्यूटिव पर्सन नहीं करेगा, आपकी भरपाई कौन करेगी? LIC कंपनी करेगी। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट हेल्थ बेनिफिट करवाया है, वो बेनिफिट LIC आपको देगा। कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है वो आपको देगा। कोई आपने एंडोमेंट पॉलिसी करवाई है वो भी आपको देगी। कोई आपने टेम्पररी लाइफ इंप्रिजनमेंट या कोई पॉलिसी ऐसी करवाई है या फिर कोई भी पॉलिसी कोई बीमारी वाली कुछ भी करवाया है, उसका बेनिफिट आपको प्रिंसिपल ही पर्सन देने वाला है। आपको एग्जीक्यूटिव एजेंट कभी भी या फिर एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल कभी भी बेनिफिट नहीं देता। पॉइंट क्लियर जी? उसके बाद हु कैन अपॉइंट एन एजेंट। एजेंट को कहता कौन अपॉइंट कर सकता है? कोई भी पर्सन अपॉइंट कर सकता है। हु इज ए साउंड माइंड, जिसका दिमाग बिल्कुल सही है। मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करना है, मैं किसको एजेंट बना सकता हूँ? आपको एजेंट अपना बना सकता हूँ। अगर आपका दिमाग बिल्कुल सही है तो मे बी आपके पास प्रॉपर आप इंसॉल्वेंट नहीं है, मीन्स आप दिवालिया घोषित नहीं हुए हैं। उसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको ड्राई धमकाया नहीं है, कोई अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप एजेंट मैं आपको अपॉइंट कर सकता हूँ एजेंट। हु मे बी एन एजेंट। सबसे पहले अपॉइंट मीन्स अगर मैं बंदा सही हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, तो मैं एजेंट हायर कर सकता हूँ। लेकिन एजेंट कौन कौन पर्सन बन सकता है? जिसके पास कहता है मेजोरिटी एज होती है, मान ली वो बंदा माइनर नहीं है, माइनर से ऊपर 18 साल से ऊपर उम्र है, प्लस वही कंडीशंस, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना हो, कोई अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, कोई माइंड उसका अपसेट ना हो, या फिर उसको किसी भी प्रकार की कोई गलती से आप बंदे को ना रखा जाए, वो बंदा आपकी कंपनी में एजेंट बन सकता है। जो भी क्वालिफिकेशन किसी भी काम को करने के लिए चाहिए होंगी वो प्रिंसिपल ही डिसाइड करते हैं। हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन वो प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखेगा कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो एजेंट बन सकते हैं। कंसिडरेशन फॉर एजेंसी। जब भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें कहता कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा? अभी सहमति होनी जरूरी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते भी सहमति नहीं होगी,
प्रिंसिपल और एजेंट। आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें कंसिडरेशन होती है, सहमति होती है। बाहर कंपनी आपके पास डायरेक्ट आई है, इसको हम बोल सकते हैं कंसिडरेशन हो भी सकती है और नो ही भी हो सकती है। कई बार इन प्रिंसिपल आपके डायरेक्ट आया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कंसिडरेशन तो ऑटो मोड पे होगी। प्रिंसिपल बोल रहा है कि मैं आपको बेनिफिट दूंगा ही दूंगा, बाई द वे आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा जो अगर आपका लॉस होंगे तो। कई बार कंसिडरेशन हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि बोल के हुई है। प्रिंसिपल नहीं आया आपके पास जो है इनका एग्जीक्यूटिव पर्सन आया है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो भी कंसिडरेशन ऑटो मोड पे हो जाती है और प्रिंसिपल उसकी कंसिडरेशन मानेगा ही मानेगा। आप कल को कंपनी आपको ये नहीं बोल सकती कि आपने जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई एम्प्लॉय आएगा तो आप हमेशा उसका वैलिड आईडी कार्ड तो देखते ही हैं, जैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसा तो नहीं है भी उसने आके बोल दिया मैं उस कंपनी में आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप कभी नहीं करेंगे। मे बी अगर आप आपका लगता है कि आपका पैसा कहीं खराब ना हो, आपका नॉलेज अच्छा है, तो आप उसको बोलेंगे भाई अपना आईडी प्रूफ दो, भाई हम कैसे मान जाएंगे आप उस जगह से आए हो। अब देखते हैं कई बार कॉल आई हो तो बोलते हैं मैं आपका फूफा का चाचा का लड़का बोल रहा हूँ। हमें पता होना चाहिए भी उसका नाम क्या है, उसका क्या है। ऐसा तो नहीं है कोई बंदा बोले हम बोल देंगे भाई रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ पर भी काम कंप्लीट होता है कि कंसिडरेशन होती है, दो तरीके से हो सकती है। कई बार कंपनी खुद बोल के बोले रही, कई बार कंपनी खुद नहीं बोलती, अपने एग्जीक्यूटिव पर्सन को देखिए वो आपके लिए बोलेंगे, तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या हैं? लीगल बाइंडिंग होती है। प्रिंसिपल एजेंट के लिए हमेशा वफादार रहेंगे। जब जब एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, जिस बेस पे भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे मान लो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपने आज पॉलिसी जमा करवाई है LIC, 25 साल बाद आपको पैसे मिलेंगे, वो भी विद इंटरेस्ट। एजेंट जमा करता चला जाएगा प्रीमियम, प्रिंसिपल एजेंट आपको 25 साल बाद आपके पैसे वापस देगा विद इंटरेस्ट, जो भी आपका मार्केट के रेट से आपसे पैसा बन रहा होगा। बाई द वे बीच में कभी डेथ हो जाए तो आपके नॉमिनी जो पर्सन होंगे एजेंट के, उनको पैसे प्रिंसिपल पेमेंट देगा ही देगा, वो केस के ऊपर डिपेंड करता है। कंसिडरेशन इज नॉट मैंडेटरी, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है तभी सपोर्ट बेस पे हमें कुछ सहमति मिलनी चाहिए, भी आपको कंसिडर सहमति मिली है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो कंसिडरेशन मानी जाती है। क्योंकि अगर आपके पास उसका प्रोस्पेक्ट आ गया है, कोई इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, उसका सर्टिफिकेट जब हमारे पास आ गया तो उसी को ही कंसिडरेशन माना जाता है। हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी के बंदे को बुलाओ आके पहले मेरे पास लिखित रूप में कुछ देगा, आपके पास वो सर्टिफिकेट बन के आ गया तो समझो कंसिडरेशन हो गई है। कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल, जब भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रिंसिपल की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मतलब कि एक तो बंदा माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, उसके बाद अपनी कैपिटल होनी चाहिए और उसका बिजनेस चलता होना चाहिए, बिजनेस का नेम भी होना चाहिए, तब ये बंदा कहता बिजनेस कर सकता है। अथॉरिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कहता अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब कि अगर प्रिंसिपल खुद नहीं है तो उसकी जगह एग्जीक्यूटिव पर्सन भी जाके कंपनी में मार्केट में काम कर सकता है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे बनती है? सबसे पहले एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जब किसी से बोल के कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो भी हो जाता है। इम्प्लाइड एग्रीमेंट, एक्सप्रेस तो समझते ना, आपने रिटर्न में किसी बंदे को पॉलिसी कर ली, लिख के उसको सर्टिफिकेट बना के दे दिया, ये आपका एक्सप्रेस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगम रेजिडेंस इन जलंधर एंड हिज एन एग्रीकल्चर्स फार्म एट अम्बाला। अगम जो है जलंधर में रहता है लेकिन उसका एग्रीकल्चर जो फार्म है वो अम्बाला में है। ही अपॉइंट अंगद बाय डीड कॉल्ड द पावर ऑफ अटॉर्नी एंड आस्क केयर टेकर ऑफ हिज फार्म। अंगद, अगम ने क्या है, एक अंगद पर्सन को केयर टेकर बनाया है एक पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। बाय द रिलेशनशिप प्रिंसिपल अमेंडमेंट हैज बीन क्रिएटेड बाय अगम एंड अंगद एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अगम पावर अटॉर्नी होती है कि जो मेरी पावर्स हैं मैं आपको दे चला हूँ। मैं एग्जांपल, मेरा बैंक अकाउंट है, एग्जांपल समझा देता हूँ। आपका बैंक अकाउंट है, उसको कौन हैंडल कर सकते हैं? आप ही हैंडल कर सकते हैं। आपका बिजनेस चल रहा है, बाई द वे आपको ऐसी कंडीशंस आ जाएं, आप शायद बीमार हो जाएं, आपका बिजनेस थोड़ी रुकेगा, बिजनेस तो चलाना ही है। जब आप कहीं बाहर चले जाएं घूमने तो उसके पीछे दिन में आपका बिजनेस कौन चलाएगा? तो हम जब किसी पर्सन को नॉमिनेट करते हैं, बैंक में लिखते रूप में दे देते हैं कि मेरे बिहाफ पे ये पर्सन मेरे अकाउंट को हैंडल कर सकता है, तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। आप नहीं चला रहे हैं, आपकी जगह कोई और बंदा आपका अकाउंट चला रहा है, उसके साइन भी कुछ टाइम के लिए वैलिड आपने कर दिए हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। सेम वही है, उन्होंने बोला कि अगम जो पर्सन है जलंधर में रहता है लेकिन उसका जो फार्म हाउस है अम्बाला में। अब अगम डेली जलंधर से अम्बाला जाएगा तो बहुत खर्चा हो सकता है, उसने तो पैसे लगाए हुए हैं। उसने बोला कि मैंने एक बंदे को हायर कर लिया, वो मेरा टेक केयर हो जाएगा, मतलब इसको मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी लिखती रूप में दे दी, तो उसको क्या बोलते हैं कि मैंने उसको बोलते कि मेरा फार्म हाउस तू संभालेगा, अपने हिसाब से काम चलाएगा, मैं डेली नहीं आ सकता। उसके बाद होती है इम्प्लाइड एजेंसी। कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती है कि अपने आप ही एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्जांपल हम समझ सकते हैं, अंजुना हैज ए कार, आप ही अपना नाम ही ले लीजिए, अभी आपका किसी का जो नाम है भाई, आप मान लीजिए आपका एक कार है,
आपको कार चलानी नहीं आती, आप क्या करते हैं, किसी बंदे को साथ में लेके जिसको गाड़ी चलानी आती है, कहीं घूमने चले जाते हैं या फिर कहीं ऑफिस से काम करते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कार आपकी है। जो बंदा गाड़ी चला के जा रहा है वो आपका रिश्तेदार है या जान पहचान किसी को लेके जा रहे हैं, वो ड्राइवर के तौर पे आप लेके जा रहे हैं। रास्ते में बाई किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले पर्सन का नुकसान हो जाता है, तो सामने वाला पर्सन आपको ब्लेम करेगा क्योंकि कार आपकी है। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन कंडीशन ऐसी बन गई, हम ये नहीं बोल सकते भाई मैं तो इसको लेके आया था, गाड़ी तो ये चला रहा है। गाड़ी आपकी है, आप उसको लेके आए हैं, आपने उसको अपना एजेंट बनाया, आगे भी आपका वो काम करेगा, इसलिए इम्प्लाइड एग्रीमेंट इस बेस पे भी हो जाता है। उसके बाद एजेंसिंग बाय होल्डिंग आउट, जब हम किसी चीज को रोकना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारा काम हो जाता है, इसको बोलते हैं एजेंसिंग बाय होल्डिंग आउट। एग्जांपल, ए अलाउ हिज सर्वेंट टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए नियर बाय शॉप, लेटर ही पेज द सच गुड्स। आप किसी अपने एग्जाम्पल उनका लिखे, अलाउ हिज सर्वेंट, अपने नौकर को बोलते हैं कि आप बाहर किसी शॉप पे जाओ, वहां पे उनसे गुड्स ले आओ और उनको पैसे मैं बाद में दे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, हम रोक सकते हैं इस तरह कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। आपकी जान पहचान है मार्केट में, आपका सर्वेंट जाएगा आपके नाम पे सामान ले आएगा, लेकिन इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड होल्डिंग आउट इसलिए बोला जाता है, कई बार कंडीशन इसमें कंडीशन रखी जाती है। सर्वेंट को पता होगा कि सामान उस जगह से मिलता है, लेकिन हमने उस शॉप वाले को पहले से क्लियर किया होगा कि यही चीजें आप उसको दोगे, इसके अलावा नहीं दोगे। पता लगा आपको कल से कुछ और चीज लेगा, मेरा नाम भी लिखवा के, ये गड़बड़ हो सकती है। तो ये चीजें पहले उसमें क्लियरिफाई होनी जरूरी होती है। एजेंसी बाय नेसेसिटी, जब हमें जरूरत पड़ती है, नेसेसिटी समझते हो ना, जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, तो भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने ली है, सम मिल्क वॉज कंसाइंड बाय बॉम्बे टू दिल्ली, टैंक कैरिंग द मिल्क मीट विद द एक्सीडेंट। कुछ दूध जो है, दूध के टैंक जो हैं बॉम्बे से दिल्ली जाते हैं, लेकिन जो टैंक कैरिंग जो कंपनी है, उनके जो टैंक कैरिंग कंपनी जो एक्सीडेंट से मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मिल्क बीइंग पेरिशेबल वाज सोल्ड बाय द ट्रांसपोर्टर, द सेल इज बाइंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल। मिल्क तो बेचना जरूरी है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रिंसिपल के ऊपर ऑटोमोड पे बाइंड हो जाता है, क्योंकि ये जरूरी है। आप दूध नहीं रोक सकते कि दूध नहीं जाएगा तो कुछ एरिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि लोगों को आता है सुबह शाम, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिन में बहुत टाइम में मिल्क चाहिए, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमोज पे बन जाता है, एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो वहाँ पे जो बंदे जो टेक केयर कंपनी थी टैंक वाली, वो टेक केयर कर रही थी भी टैंक पहुंचाने हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया तो नेसेसिटी किसकी बन जाएगी, जो बंदा ट्रांसपोर्टर है उसकी जिम्मेवारी है कि वो दूध किस तरीके से पहुंचाना है। बॉम्बे से दिल्ली पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो नई गाड़ियां भेजी, जो कुछ मर्जी करे गाड़ियां भिजवा के कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट करेगा। उसके बाद आता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि मैं कुछ ना कुछ कर, मतलब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन प्रिंसिपल को उस चीज का पता नहीं होता। मेन चीज, कई बार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, कई बार हम कोई काम कर रहे हैं, मेन मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी बंदे की परमिशन लिए बिना काम हमें कंप्लीट करना पड़ता है। एग्जांपल, स्टीव बाउट ड्रैगन फ्रूट ऑन बिहाफ ऑफ मार्क। कोई स्टीव पर्सन है, उसने मार्क के बिहाफ के ऊपर क्या खरीदा है, ड्रैगन फ्रूट खरीदा है, विदाउट हिज परमिशन और नॉलेज। मार्क को ना तो परमिशन दी मार्क ने, ना ही उसकी नॉलेज में है कि आप उसके लिए ड्रैगन फ्रूट खरीद रहे हो। मार्क लेटर सोल्ड दोज एप्पल टू अनदर पर्सन। मार्क क्या करता है कि उसके पास जो एप्पल्स थे वो किसी और पर्सन को बेच देता है। द एक्ट ऑफ मार्क इम्प्लाई रेक्टिफाई द परचेज मेड बाय स्टीव। यह क्या बोलता है कि इसको रेक्टिफाई कर दिया गया, कि उसने जो स्टीव ने जो चीजें खरीदी थी उसने सॉल्व कर दी, लेकिन परमिशन किसी से कोई ली नहीं गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमोड पे बन गया। आपस में एक दूसरे बंदे के लिए सामान आपने खरीदा, उस बंदे ने आगे बेच भी दिया, तो ये नहीं बोल सकते कि आपने क्यों बेचा, मेरे से परमिशन नहीं ली, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और एक तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। ये जो रेक्टिफिकेशन है, जो चेंजेस होते हैं, ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस होते हैं जब आप किसी को बंदे को बोल के ये काम कंप्लीट करते हो कि ये मैं काम करने जा रहा हूँ आपके लिए, आप इसको जो चेंजेस करना है कर भी सकते हैं। एग्जाम्पल, अमर विदाउट सौम्यास अथॉरिटी लैंड्स मनी टू कमल। अमर जो है विदाउट सौम्यास अथॉरिटी कमल से पैसे लेने लैंड जो लेटर सौम्या एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम द कमल। उसके बाद जो आपके पास सौम्या लड़की है वो इंटरेस्ट भी लेती है, किससे, कमल से। सौम्या कंडक्ट इम्प्लाइज रेटिफिकेशन ऑफ द लोन, क्योंकि पता है कि सौम्या ने लोन लेना है, किसी को पैसे उधार पे दिए हैं, किसकी जगह पे दिए हैं, अमर की जगह पे। तो अगर वो इंटरेस्ट भी ले रही है तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्योंकि हमने तो कोई कंडीशन रखी नहीं। रेटिफिकेशन ऑटोमोड पे हो जाएगा, तो इंटरेस्ट भी जिस बंदे ने पैसे दिए इंटरेस्ट भी वही चार्ज करेगा। कई बार आता है कि
इम्प्लाइड, हम बोलते नहीं है फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको पैसे दिए हैं एग्जाम्पल लोन के, अभी मेरा लोन जो रिकवर होगा मैं हर बार लेने नहीं आ सकता, लेकिन आपके ऊपर तो जिम्मेवारी बनती है कि आपको लोन के पैसे वापस करने हैं। आप डायरेक्ट मेरे अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं, या जो मेरे एजेंट मार्केट में घूम रहे हैं उनको भी आप पैसे जमा दे सकते हैं। एजेंट को पैसे दे देंगे तो भी मेरे पास पहुंचेगा, आपके पास प्रूफ मिलना चाहिए। तो ये भी इम्प्लाइड रेटिफिकेशन हो जाती है। चाहे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिख के दें कि आप हमारे अकाउंट में ही पैसे जमा करवाएंगे, लेकिन आप नहीं पहुंच रहे तो आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती कि आप अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाओगे। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे, यहाँ पेमेंट उसको जमा करवाओगे। फिर आती हैं एजेंसी ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर कानून ही बोल दे कि एजेंसी बन रही तो भी बन जाता है, कई बार ऑपरेशनली कानून के बेस पे भी बन जाती है। एग्जांपल पार्टनरशिप डीड इज फाउंड, कोई बंदे मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप डीड बन गई। मान लो आप 4 लोग ही हैं, आप लोग 4 मिलकर कहते हैं हम एक बिजनेस करना है, आपने उस बिजनेस के लिए एक पार्टनरशिप डीड लिख ली है, रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, तो आप ऑटो मोड पे कानून के हिसाब से आप सब चीजों के ऊपर बाइंड है। आपने बोला कि हमने पार्टनरशिप डीड लिखी कि सारे पर्सन 4 पर्सन है 25% ईच प्रॉफिट करें, कमा जो भी प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करेंगे। कल को ये बंदा नहीं बोल सकता भी मैं तो डेली काम पे आ रहा था, अभी मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। जो रूल्स हैं वो ऑटो मोड पे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में बन गए हैं कि आप 4 लोग आपस में बंध चुके हैं, चारों ही प्रिंसिपल बन गए हैं। बिजनेस एक ने स्टार्ट किया लेकिन उसने बंदे ऐड कर लिए तो वो भी प्रिंसिपल बन गए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो मोड पे ही हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। उसके बाद है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। कई बार कहता हम इंटरेस्ट अपना एजेंट जो है अपना खुद इंटरेस्ट दिखाता है कि मुझे आपके साथ जुड़ के काम करना है, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एन एजेंट इज अपॉइंटेड टू सेल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रिंसिपल एंड पे हिमसेल्फ आउट ऑफ सच सेल प्रोसीड डेब्ट ड्यू टू द एजेंट। अथॉरिटी ऑफ एजेंट इज कपल्ड विद इंटरेस्ट। अब भी कोई प्रिंसिपल पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, अब बेच नहीं पा रहे तो हम लोग किसी एजेंट को पकड़ लेते हैं मार्केट से कि मेरा घर बिकवा दो, आपको बीच में कमीशन मिल जाएगा। तो एजेंट अगर बेचने के लिए रेडी हो जाता है उसको क्या बोलता है इंटरेस्ट, उसको लगता है कि मुझे बेनिफिट मिलेगा, बीच में मैं अपना घर बिकवा देता हूँ। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोला जाएगा, लेकिन बाय इंटरेस्ट होती है। उसके बाद होते हैं एजेंट। एजेंट कितने प्रकार के होंगे ये भी आपको पूछा जा सकता है। काइंड्स ऑफ एजेंट, जनरल एजेंट जो जिसको पता है कि हमारी कंपनी का नाम ही पता है कि LIC के ये बंदे LIC में काम कर रहे हैं, तो जनरल होते हैं जिसको सबकी नॉलेज होती है। उसके बाद होते हैं स्पेशल एजेंट जो स्पेशल किसी काम के लिए हायर किए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, प्रॉपर्टी बेचने के लिए किसी बंदे को आपने हायर कर लिया, वो बंदा स्पेशल एजेंट हो गया। जब वो काम खत्म होगा उसके बाद वो एजेंसी काम खत्म। उसके बाद ब्रोकर पर्सन को होता है जो दलाल होते हैं इतना का मार्केट में कमीशन बेस पे काम करते हैं, उनको स्पेशल हायर नहीं करना, तो उनको पता होता है उनका काम ही यही है, उनको पकड़ ले आपका काम कर देंगे, आपका कमीशन अपना रख के आपके पैसे आपको दे देंगे। फैक्टर एक पर्सन कंपनी में फैक्टरिंग की प्रोसेस चलती है। जो कंपनी उधार में काम करती है कई बार अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाती, तो वो थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं। थर्ड पार्टी भी कंपनी के लिए जितना उधार का सेल करेगी फैक्टरिंग प्रोसेस में फैक्टर पर्सन को बताती चली जाएगी। फैक्टर पर्सन पूरी चीज का रिकॉर्ड रखता है, जिससे जितना पैसा आता चला जाएगा कंपनी को देता चला जाएगा, अपना कमीशन उसमें से रखता चला जाता है। उसके बाद ऑक्शनर जो बंदे मार्केट में नीलामी करने के लिए मिलते हैं, ये भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में होता है। आपने कुछ बेचना है, आपने कोई ऑक्शंस करवानी है, कोई प्रॉपर्टी होगी कुछ भी है, तो ऑक्शनर फाइंड करने पड़ते हैं। तो नहीं बंदा खुद ही ऑक्शन करने बैठ जाता है, ऑक्शन अपने आप नहीं होगी, ऑक्शनर को फाइंड करना पड़ेगा, वो किसी जगह पे बैठ के आपकी नीलामी करवाएंगे। डेल कैडर एजेंट क्या होता है, वो जो काम आप किसी पर्सन को बोल रहे हो उसने वो कर दिया, लेकिन उसके जगह कुछ एक्स्ट्रा भी आपके लिए करके जाता है। इस तरह के एजेंट भी आपको मार्केट से मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, प्रॉपर्टी तो सेल कर दी उसने बंदे ने, लेकिन आपके लिए कोई स्पेशल काम कर गया कि आपको एक नई प्रॉपर्टी बता गया कि आप उसमें से इन्वेस्टमेंट कर लो, आपके कम पैसे में आपको अच्छी चीज मिल सकती है, जैसे वो डेल कैडर एजेंट बोले जाते हैं। कमीशन एजेंट जो सिर्फ कमीशन पे काम करते हैं, अपना कमीशन लिया और उसके बाद आपका नुकसान हो फायदा हो वो नहीं देखते हैं। बैंकर क्या होते हैं, जो वैसे कोई मार्केट में बैंक है, कई बार वो भी आपके लिए मार्केट में से काम करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी बन जाता है। मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, सारे पैसे आप नहीं सकते, आपने बैंक से अच्छे रिलेशनशिप, आपने बैंक से लोन ले लिया, तो बैंकर वहाँ पे आपके लिए काम कर रहा है, तो भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ एजेंट, जो भी बंदा एजेंट बनेगा उसके राइट्स क्या होंगे। सबसे पहले राइट ऑफ रिटेनर, जो भी उसने काम किया है उसका अपना कमीशन रखना उसकी जिम्मेवारी हो, तो उसका राइट है, वो अपना कमीशन रख सकता है, जब उसकी जो सैलरी है वो ले सकता है। राइट टू रेम्युनरेशन, अपनी सैलरी ऑलवेज मांग सकता है कंपनी से। राइट ऑफ लाइन ऑफ प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, अगर उसको उसकी सैलरी नहीं मिल रही तो कंपनी की प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है एज ए प्रॉपर्टी की, जैसे हम बोल सकते हैं वैसे प्रोपराइटर, लेकिन उसका ओनर नहीं बन सकता वो। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, अगर कोई गलती हुई है तो प्रिंसिपल को ये पे करना पड़ता है। ये नहीं बोल सकते कि एजेंट ने गलती की एजेंट पे करेगा, ये उसका राइट है, वो प्रिंसिपल ही पे करेगा। बाय द वे कॉन्ट्रैक्ट में गलती से कोई गड़बड़ हो गई है
तो प्रिंसिपल को ही पे करना पड़ेगा। राइट टू कंपनसेशन, अगर किसी भी प्रकार के मुआवजे की जरूरत है तो वो भी प्रिंसिपल से मुआवजा अपना ले सकता है। कौन सा? राइट टू रेमुनरेशन, सैलरी लेना। अगर आप पक्के तौर पे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो सैलरी लेगा मंथली। ड्यूटीज ऑफ एजेंट, एजेंट की ड्यूटीज क्या होती हैं? ड्यूटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, मान लीजिए आपके जो प्रिंसिपल ने आपको इंस्ट्रक्शन दी हैं वो आपको मानना ही पड़ेंगे राइट्स, वो आपको उसी के तरीके से काम करना पड़ेगा जो आपके एजेंट ने आपको बोला है। ड्यूटी टू एक्ट विद रीजनेबल केयर एंड स्किल्स, जो काम आपको करने के लिए गया उसमें आपको प्रॉपर केयर और स्किल्स भी दिखानी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कोई सामान दिया आप उसको तोड़ फोड़ करके छोड़ देंगे। जैसे आपको मान लो मैं एग्जांपल कोरियर कंपनी की ले लूँ, आप कोरियर कंपनी के बारे में तो बहुत जानते ही होंगे। किसी भी कोरियर कंपनी का हम ले लीजिए, आजकल जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मारुति कोरियर चल रहा है। मारुति कंपनी कौन है? प्रिंसिपल है। इसके नीचे बहुत सारे बंदे काम करते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मारुति कंपनी में जाके सामान दे के नहीं आते, बॉम्बे में जाके हम लोग लुधियाना बैठे बॉम्बे दे के आएंगे। इनके कोई ना कोई फ्रेंचाइजी बैठे होंगे, वो एजेंट होते हैं जिनके पास अपना सामान देते हैं। तो आपकी ड्यूटी जो एजेंट है वो ध्यान रखेंगे कि जो सामान है मारुति कंपनी का डिलीवर हमने करना है उसकी टेक केयर करना हमारी जरूरी है। उसमें जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास स्किल्स भी होनी चाहिए। ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स, हम जो भी अकाउंट्स कर रहे हैं, जो एजेंट पर्सन जो भी काम कर रहा है उसका उसके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपके रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़े, गवर्नमेंट चेक कर ले या फिर प्रिंसिपल चेक करे तो आप उसको चेक करवा सकें। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, हमेशा जो भी आप काम कर रहे हैं प्रिंसिपल को उसकी इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेवारी भी एजेंट की होती है। नॉट टू डील हिज ओन अकाउंट, कोई भी काम करना है उसमें अपने खाते में कोई पैसे नहीं डलवा सकते, मीन्स अपना खाता नहीं चला सकते। आपको कंपनी के अकाउंट से ही डील करना होगा। कंपनी के अकाउंट से सामान आएगा आपके पास पहुंचेगा और जो पैसे आएंगे सीधा कंपनी के खाते में जाएंगे। एजेंट अपने खाते में डलवा के कंपनी को नहीं दे सकता। नोट टू यूज इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल, अगर एजेंसी की कोई प्रिंसिपल की कोई इन्फॉर्मेशन है आप सब लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। जो चीजें आपको बताई गई सिर्फ वही शेयर होंगी, बाकी चाहे प्रिंसिपल कोई मर्जी हो, अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन आप उसका कुछ ऑपोजिट नहीं किसी को शेयर कर सकते। नोट टू सेट अप द एडवर्स टाइटल, आप कुछ गलत टाइटल भी नहीं छोड़ना। आपको सामान दिया गया कुछ और, आपने बेच कुछ छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। कई बार ऐसा बंदा लाया कुछ और, रखने के बाद दूसरा सामान बेच दिया, वो काम भी नहीं कर सकते। नोट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, आप किसी बंदे के साथ मिलकर कोई सीक्रेट प्रॉफिट भी नहीं बना सकते। अपना पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, चीज 10 की या 12 की बेच रहे मार्केट में, आपका नाम एंड फेम है, ऐसा काम भी नहीं कर सकते। ड्यूटी एक्सरसाइज अथॉरिटी पर्सनैलिटी, जो उसकी जिम्मेवारी है, जो उसकी अथॉरिटीज है, उसको पर्सनली कंप्लीट करें। मीन्स जो आपको काम मिला है वो आप ही कंप्लीट करें, अपने रिश्तेदार या अपनी फैमिली मेंबर को मत बोलें कि ये काम कंप्लीट करके आओ। ड्यूटीज ऑन द डेथ ऑफ इंसेंटिव प्रिंसिपल, जब मान लीजिए प्रिंसिपल की डेथ हो जाए तो उस टाइम पे, या फिर जो प्रिंसिपल है इन साउंड माइंड अनसाउंड माइंड हो जाए, उसको दिवाली घोषित हो जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए, तो उस टाइम पे जो आपकी ड्यूटी एजेंट की बनती है तो वो ड्यूटीज को कंप्लीट करने की जिम्मेवारी भी एजेंट की होती है। अगर वो कंप्लीट नहीं करता तो केस लग सकते हैं और पैसे रिकवर, जो अगर पैसे का काम है तो पैसे रिकवर भी एजेंट से फिर हो जाते हैं। ये था आपका टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो हुआ खत्म। कोई पॉइंट ऐसा हो पूछना तो देखिए भाई। नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स लिखा है, वैसे सेल ऑफ गुड्स होता है या स्केल ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बायर होता है एक सेलर होता है। सेलर क्या होगा? ओनर ऑफ द गुड्स, जो अपने गुड्स को बेचता है। बायर क्या होगा? जो गुड्स को खरीदता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप भी साथ के साथ ही ट्रांसफर हो जाती है। आपने कोई गुड्स खरीद ली, मेरी ओनरशिप आपकी हो जाएगी और मेरी गुड्स भी आपकी हो जाएंगी, लेकिन उसके बदले में आपको एक्सचेंज में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। एक्सचेंज में मोस्टली मनी की बात होती है, पैसे की। अगर पैसा नहीं है तो कोई भी ऐसी एसेट्स जैसे कि हम जिसको यूज कर सके, जैसे कि गोल्ड हो गया या कोई ऑर्नामेंट्स हो गए, तो वो चीजें चल सकती हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेल में हमेशा ये तो दो पार्टी के बीच में होगा, दोनों पार्टीज एक्सचेंज में काम करेंगी और साथ में ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी। एक्सचेंज का मतलब होगी एक पार्टी अपना सामान आपको देगी और आप अपनी एसेट्स जो अपना पैसा है वो दूसरी पार्टी के पास जरूर पहुंचाएंगे। डेफिनेशंस में आपके पास बायर्स और सेलर दिए, उसके बाद डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है कि जो सामान किसी बंदे के पास पहुंचाना है ये जरूरी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। डिलीवरेबल स्टेट, ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, जो सामान रेडी है कब कहाँ पर पहुंचाना है ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट उस पर। कई बार ऐसा होता है ना, मैं रह रहा हूँ सामनेवाल में, कॉन्ट्रैक्ट मेरा हुआ लुधियाना में, तो जो बायर सेलर पर्सन है उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि ये सामान कहाँ पर पहुंचाना है, तभी मेरे पास पेमेंट आएंगी। जब पेमेंट पहले आ गई है तो डिलीवरी स्टेट भी उसमें क्लियर होना चाहिए। जैसे आजकल आप लोग ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, उसमें ऑर्डर लगा दिया तो जो आपको सेलर्स होंगे आपके पास सामान पहुंचाएंगे जहां मर्जी हो, चाहे आपका सामान उत्तराखंड से आए, चाहे उत्तर प्रदेश से आए, चाहे झारखंड से आए, चाहे पता ही नहीं कहाँ से आए, कहीं से ना कहीं से तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके पास पहुंचेगा जरूर। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही होता है।
उसमें प्रॉपर टेक केयर करने की जिम्मेवारी भी सेलर की होती है। जब सामान आपके पास पहुंच गया, ओनरशिप आपकी हो जाएगी, आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप उसके पैसे कीजिए। कई बार हम लोग पेमेंट पहले कर देते हैं ऑनलाइन सिस्टम में, कई बार हम लोग कैश ऑन डिलीवरी COD करते हैं। सामान मिलेगा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। सामान खोल कर नहीं होता, अगर सामान आपके पास पहुंच गया पहले उसको खोलेंगे फिर पैसे देंगे, ये कभी नहीं होता। आप देखो ऑनलाइन सामान मंगवा लो, सामान मंगाओगे ना, बंदे को बोलेंगे भाई रुक जाओ इसको चेक कर लें, बोला भाई चेक करते रहना, पैसे दो मैं जाऊँ, अगर गलत होगा तो ऑनलाइन आप दोबारा से इन्फॉर्मेशन कर देना, आपका ये पीस वापस हो जाएगा। ऐसा नहीं है अभी पहले खोलो चेक कर लें, यूज़ कर लें 2-3 दिन फिर देंगे पैसे, कभी नहीं होता। मार्केट से भी सामान लेने जाओगे, चीज़ पसंद आ गई सामान ले जाओ, घर आके कई बार रिश्तेदार ने बोल दिया अभी कहाँ से लाया बेकार सा सामान है, इसको चेंज करके, फिर हम लोग अगले दिन देना दोबारा जाते हैं चेंज करने के लिए, वो भी बंदा कट जाता है कहाँ से आ गए, है ना। तो ये काम हमारे पास सेल के कॉन्ट्रैक्ट में चलता है। अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग इन्होंने आपके पास वो बताई हैं, एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हैं। रेलवे की भी बताई हुई है, बिल ऑफ लैंडिंग की बताई हुई है, डॉक वारंट की बताई हुई है, वेयर हाउस कीपर की बताई हुई है, अलग अलग सेल्स बताई हैं। इसमें हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा गुड्स भी साथ में होती हैं, स्पेसिफिक गुड्स, फ्यूचर गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या होती हैं, जिसका आज आपने बताकर कॉन्ट्रैक्ट किया है। फ्यूचर गुड्स क्या होती हैं, जो अभी गुड्स तैयार होंगी लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अपने एग्जांपल बोला कार लेनी है, कार शोरूम में रेडी नहीं खड़ी होती, आपको ऑर्डर लगाना पड़ता है, 1 महीने तक बन के आती हैं, तो उसको फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। एग्जांपल समझ गए ना। उसके बाद इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखा है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप गुड्स, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना जरूरी है। बायर जो अपनी ओनरशिप जो है दूसरे बंदे को, सेलर को ट्रांसफर करेगा ही करेगा, सॉरी सेलर जो है बायर को ट्रांसफर करेगा, मैं गलत बोला। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी नेसेसरी एट द गुड्स, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो गुड्स ही होनी चाहिए। गुड्स स्पेसिफिक भी हो सकती हैं और वो फ्यूचर भी हो सकती हैं। प्राइस इज कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंसिडरेशन क्या होगा, प्राइस। जो भी गुड्स किसी बंदे के पास जाएंगे उसकी कीमत कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आप ऐसे ही किसी बंदे को कोई सामान भेज दें, कोई पैसे लेना, आप बोलें कि मैंने सेल की है, ये कभी नहीं हो सकता। जैसे कई बार रिश्तेदारी में होता है ना कि आपने अपने कपड़े किसी को यूज करने के लिए दे दिए, या आपने अपनी गाड़ी अपने नहीं चलाते हैं, साइकिल चुकल खड़ी किसी को दे दी, आप बाद में ये नहीं बोल सकते मैंने तेरे को बेची थी। इसमें कंसिडरेशन पहले होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। आपने किसी बंदे को दे दी और आप केस लगा दें, वो वापस नहीं कर रहा काफी दिन से, उसको तो ये लग रहा है कि आपने तो उसको भाई बन के समझ के सामान या बहन बन के सामान दे दिया है, आप यूज करते रहिए, आप चले जाएं कोर्ट में। गवर्नमेंट उस चीज को फॉलो नहीं करेगी। गवर्नमेंट बोलेगी रीजनेबल चीज दिखाओ, उसका इनवॉइस कहाँ पे है, जिस बेस पे आपने उससे कीमत ली थी, आपके उसको प्रूफ नहीं होगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। 2 तरीके से होता है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल क्या होता है, इमीडिएटली आपने सामान किसी को बेच दिया। एग्रीमेंट क्या होता है, आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन सामान जो डिलीवर जो है कुछ टाइम बाद होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। एग्रीमेंट में होता है कि आज हमने डिसाइड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बाद में कंप्लीट करेंगे। आज तारीख में बोल लूँ भी 13 तारीख है, आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने बोला कि डिलीवरी जो होगी 20 तारीख को, तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट। सेल क्या होती है, आज ही कॉन्ट्रैक्ट, आज ही के पैसे दिए, आज ही सामान मैं ले गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर पता लग गया। जो एग्रीमेंट सेल होगी उसमें एब्सोल्यूट होता है, और एग्रीमेंट जो होती है उसमें कंडीशन होती है, कंडीशन बेस पे सामान जो आगे दूसरे बंदे का पहुंचेगा। सेल जो कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्जीक्यूटेड होता है, मींस आज ही कंप्लीट होगा। एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हो एग्जीक्यूटरी होता है, जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। सेल में जो राइट होते हैं वो बायर के पास अभी ही पहुंच जाता है, मतलब ओनरशिप बायर के पास कंप्लीट पहुंच जाती है। लेकिन एग्रीमेंट में ओनरशिप जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तब ओनरशिप आपके पास पहुंचती है। सेलर हैज राइट टू सू फॉर प्राइस, सेलर के पास राइट होता है कि कीमत के लिए केस लगा सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन एग्रीमेंट में सेलर के पास राइट कब आता है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब, पहले नहीं आता। सेल में क्या होता है, राइट्स इन रेम। आप रेम का कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम बोल सकते हैं कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज सेटअप कर सकते हो कि रेमेडी जो भी नुकसान होंगे कॉन्ट्रैक्ट में वो आपके खुद के होंगे। REM लिखा ना, वो रेमेडीज होती हैं। जो एग्रीमेंट टू सेल होता है उसमें रेमेडीज नहीं होती हैं। जब तक वो सामान सेल नहीं होता तब तक अगर कोई नुकसान होगा तो वो ओनर को खुद ही देखना पड़ता है। सेलर के पास कोई राइट नहीं होता कि आपको सामान बेचने के बाद किसी और को बंदे को भी बेच देगा। जो एग्रीमेंट में सेलर के पास राइट होता है कि अगर सामने वाला बंदा कोई नेग्लिजेंस दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप पहले कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही एग्रीमेंट में खत्म कर सकते हो, किसी और बंदे को सामान बेच सकते हो। ये था दोनों में डिफरेंस। इसके बाद गुड्स आएंगे, गुड्स वगैरह हम लोग कल ही करते हैं या फिर करेंगे फटाफट भाई, कल ही करते हैं, छोड़िए।